ओके, चलो शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, यहाँ पे आके हम कल रुके थे। तो अगर किसी पर्सन को अल्सर्स होता है, अल्सर्स मीन्स व्हाट, आपके स्टमक लाइनिंग में कुछ इंजुरीज क्रिएट हो चुकी है और उस इंजुरीज में से ब्लड निकल रहा है, तो आपको उस कंडीशन को अगर ट्रीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आंसर सिंपल है। किसकी वजह से हो रहा है? एसिड की वजह से। तो आप यहाँ पे एसिड का सिक्रीशन बंद करोगे। तो एसिड का सिक्रीशन बंद करने से पहले आपको ये समझना होता है कि हमारे पेट में एसिड रिलीज कैसे होता है। तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। हमारे पेट में कुछ सेल्स होती है जिनका नाम है पैराइटल सेल्स। और ये जो पैराइटल सेल्स है, इनका काम होता है H+ आयंस को एंड Cl- आयंस को एक दूसरे के साथ फ्यूज करने के लिए अलाउ करना। H+ आयंस को बनाना है, क्लोराइड आयंस के साथ फ्यूज करना है, जिससे कि HCl बनेगा। तो अगर हम इस पैराइटल सेल के ऊपर जो एजेंट्स है जो मदद करते हैं HCl का प्रोडक्शन करने के लिए, उन्हें अगर हम किसी तरह से ब्लॉक करके रखेंगे तो चांस है वहां पे कि एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो वो कौन से एजेंट्स है कि जो एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए मदद करते हैं? आंसर इज सिंपल, H2 रिसेप्टर। H2 नाम का प्रोटीन होता है जो एसिड प्रोडक्शन में मदद करता है। दूसरा है प्रोटॉन पंप, माने हाइड्रोजन का पंप, जो H+ आयंस को एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए मदद करता है। देन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो H+ सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। सेम फॉर सम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर्स। अभी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स मींस व्हाट? एसिटाइल कोलिन जब भी हमारे बॉडी में रिलीज होता है, अगर वो स्टमक रीजन में रिलीज हुआ तो वो एसिड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। देन अल्सर प्रोटेक्टिव्स, ऐसे ड्रग्स जो अल्सर्स को कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे ताकि एसिड की एक्शन कम हो जाए। एंड सम आर एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से आपको अल्सर होता है, तो उस केस में आप माइक्रोब्स को किल करने के लिए स्पेशल कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स को यूज करोगे। तो ये 6 कैटेगरी के ड्रग्स हम पेप्टिक अल्सर्स में यूज करते हैं, जिसमें पहला है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज H2 एंटीहिस्टामाइंस और H2 एंटीहिस्टामिनिक्स। देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हाइड्रोजन चैनल को ब्लॉक करके रखते हैं। देन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, एनालॉग्स मीन्स एक जैसे दिखने वाले, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे दिखने वाले ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक्स जो ड्रग्स मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। देन अल्सर प्रोटेक्टिव्स विच आर लाइक बैंडेज, जो हम बैंडेज लगाते हैं कि अगर हमारे हमारे स्किन के ऊपर कहीं पे कट आया है तो हम क्या करते हैं, बैंडेज लगा देते हैं ताकि वहां से ब्लीडिंग या इंजुरी का जो भी हीलिंग का प्रोसीजर है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए और ब्लीडिंग रुक जाए। देन एंटी एच पाइलोरी ड्रग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है जो हम पेप्टिक अल्सर्स में यूज करते हैं। अभी ये जो H2 एंटीहिस्टामिनिक्स है, इसके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं? तो आंसर इज सिमेटिडिन, रॉक्साटिडिन, फैमोटिडिन, रेनिटिडिन। तो टिडिन कैटेगरी के जितने भी ड्रग्स है वो सारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी में आते हैं। तो इन 4 ड्रग्स को आपको याद रखना है कि राइट डाउन द एग्जांपल्स फॉर H2 एंटीहिस्टामिनिक्स। तो ये टिडिन कैटेगरी के 4 ड्रग आप लिखोगे। These are some marketed products: cimetidine, famotidine, ranitidine. देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अभी ये आपकी पैराइटल सेल है, इसके ऊपर एक चैनल है जिसके ऊपर मैंने क्रॉस किया है। तो ये क्रॉस क्यों किया है? ये ड्रग इस चैनल को बंद करके रखते हैं ताकि H+ आयंस का सिक्रीशन स्टमक में हो ही ना। तो H+ आयंस स्टमक में नहीं आएंगे तो HCl बनेगा नहीं। तो वो कौन से ड्रग्स है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी में आते हैं? आंसर इज सिंपल, अजोल कैटेगरी, ओमेप्राजोल, राबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। तो ये 5 ड्रग्स आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी में। तो जो भी एसिड सिक्रीशन की प्रोसीजर है उसके 2 स्टेप्स होते हैं, इनिशियल स्टेप एंड फाइनल स्टेप। तो इनिशियल स्टेप में अगर आपको ब्लॉक करना है तो आप H2 रिसेप्टर यूज करो, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ड्रग यूज करो। अगर आपको लास्ट स्टेप में जाके एसिड प्रोडक्शन बंद करना है तो आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को यूज कर सकते हो। जब भी आप मेडिकल शॉप पे जाओगे और बोलोगे कि मुझे एसिडिटी हुई है, तो फार्मासिस्ट आपको 99% केसेस में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देता है, क्योंकि वो थोड़े सेफ है इन कंपैरिजन टू सिमेटिडिन। अभी सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, रॉक्साटिडिन, फैमोटिडिन, इनका प्रॉब्लम क्या है? ये मेल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इसमें पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता। ये कुछ H2 रिसेप्टर के
H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ नहीं होता है। तो ये कुछ सेफेस्ट ड्रग है जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद है कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, राइबोप्राजोल। देन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। अभी आप राइट हैंड वाला स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारी बॉडी का नेचुरल केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी क्रिएट होती है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये केमिकल क्रिएट होता है। एज वेल एज हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए इस केमिकल का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपके बॉडी में इस केमिकल का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है तो उस केस में हम मीसोप्रोस्टोल नाम का ड्रग दे सकते हैं, जो दिखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा ही है और उसके जैसे कुछ एक्शंस वो शो करता है। लेकिन मीसोप्रोस्टोल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स कि ये जो ड्रग है ये प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये ड्रग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को प्रमोट करता है। तो अगर ये ड्रग को एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए प्रेगनेंसी में किसी ने लिया तो चांस है वहां पे मिसकैरेज होने के चांसेस है। तो मिसोप्रोस्टल जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को प्रिस्क्राइब नहीं करता है। सो एक्सोजिनस ड्रग एंड एंडोजिनस ड्रग, इन दोनों में फर्क क्या होता है? एंडो माने आपके बॉडी का इंटरनल केमिकल, उसे बोलते हैं एंडोजिनस ओरिजिन। एक्सोजिनस मीन्स आप जो लैब में बनाते हो और उसे कंज्यूम करते हो, उसे बोलते हैं एक्सोजिनस मॉलिक्यूल। तो मीसोप्रोस्टल कौन है? एक्सोजिनस मॉलिक्यूल है। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन है? एंडोजिनस मॉलिक्यूल है। तो अगर आपके बॉडी में एंडोजिनस मॉलिक्यूल की मात्रा कम है तो आप एक्सोजिनस मॉलिक्यूल कंज्यूम कर सकते हो टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ एसिड प्रोडक्शन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपके एंटासिड कैटेगरी के ड्रग्स खत्म हो चुके हैं। अभी है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर एमेटिक्स। 2 ही स्लाइड में चैप्टर खत्म होने वाला है। अभी एमेटिक्स मींस व्हाट? ड्रग्स व्हिच इंड्यूसेस वॉमिटिंग। जो ड्रग्स वॉमिटिंग को प्रमोट करते हैं उन्हें बोलेंगे एमेटिक्स। अभी हम वॉमिटिंग वाले ड्रग क्यों कंज्यूम करेंगे? सिंपल सी बात है, एक लड़का है, उसका दिमाग घूम गया, उसने पॉइजन खा लिया XYZ रीजन की वजह से। अभी पॉइजन तो खा लिया तो क्या लोग उसे मरने देंगे? नहीं। अगर उस किसी ने देख लिया उसे कि वो उसकी जान बचाने के लिए या कुछ कर रहा है, कि उसने कुछ ऐसा कंज्यूम किया है कि उसकी हालत खराब हो चुकी है, क्या होगा? डॉक्टर के पास उसे लेके जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा? पहली तो चीज, उसके बॉडी के अंदर ओरल कैविटी के थ्रू या नेजल कैविटी के थ्रू कुछ पाइपलाइंस एंटर करेगा। तो वो पाइपलाइंस के थ्रू वो वहां से जो कुछ भी पेट में है उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। दैट इज वन मेथडोलॉजी। दूसरी मेथडोलॉजी है, उसको कुछ ऐसा खाने के लिए दे दो कि वो वॉमिटिंग करे, ये भी चांस है। मेरा एक दोस्त था, मतलब ये इंसिडेंट आई थिंक मैं जब 10th 9th में था तब हुआ था इंसिडेंट। उसका कुछ घर वालों के साथ झगड़ा हुआ। वो एड ने क्या किया, बाथरूम में गया, वहां पे हार्पिक था, डायरेक्टली आधी बोतल खत्म कर दी। बाहर आया, बैठा, और 10 मिनट बाद जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद वो कैसी फड़फड़ाती है वैसे वो फड़फड़ रहा था। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए, फिर उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट की, फिर घर लेके आए। फिर जब हमारी मुलाकात हुई तब मैंने ये इंसिडेंट पूछा था कि एग्जैक्टली तूने एक्सपीरियंस क्या किया जब ये मेडिसिन, ये हार्पिक तूने पिया था। तो उसने मुझे ये स्टोरी बताई थी कि अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दे तो मछली कैसी फड़फड़ती है वैसे वो फड़फड़ रहा था। तो ये चीज होती है कि अगर पॉइजन कोई कंज्यूम कर लेते हो आप, तो क्या है, अगर जल्दी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दोनों को इमीडिएटली खराब कर देता है। और वहां से फिर आपके बॉडी में अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखने लगते हैं। तो एमेटिक ड्रग्स हम तब देंगे जब किसी पर्सन ने किसी पॉइजन को कंज्यूम किया है या किसी ड्रग का उसे ओवरडोज हुआ है। तो वो कौन से ड्रग्स है जो एमेटिक्स या एमेटिक एक्शन को प्रमोट करते हैं? Emesis means process of vomiting caused by stimulation of chemoreceptor trigger zone। हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ब्रेन में एक रीजन है जिसका नाम है CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो आपको वॉमिटिंग की एक्टिविटी करनी पड़ती है, या आपकी बॉडी वॉमिटिंग की फेज में चली जाती है, या आपके पेट में कुछ ऐसा है जो इरिटेशन क्रिएट कर रहा है, या वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन। इसका एग्जांपल मैं थोड़ा अलग से दूंगा आपको थोड़ी देर में। एंड साइकोलॉजिकल कॉज। तो पहले जान लेते हैं हम स्टिमुलेशन ऑफ सीटीजी सीटीजेड। मान लो आपने कुछ ऐसा कंज्यूम किया है जो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया, वहां से वो ब्रेन में एंटर कर गया। ब्रेन के अंदर है सीटीजेड। जैसे ही सीटीजेड उस केमिकल को देखता है, उसे समझ में आता है कि ये हमारे बॉडी का इंटरनल केमिकल नहीं है, एक्सटर्नल केमिकल है।
तो इसके अगेंस्ट कुछ तो एक्शन लेनी पड़ेगी। तो वो क्या करता है, स्टमक को इमीडिएट बोलता है भाई इसे बाहर निकालना है, तो वॉमिटिंग की प्रोसीजर स्टार्ट कर दे। वो स्टमक को ऑलरेडी पता है कि वो तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, तो वहां से वो स्टमक में नहीं आएगा। लेकिन ये मैसेज बाय डिफॉल्ट जाता है स्टमक को कि अगर स्टमक में कुछ है तो उसका एब्जॉर्प्शन रोकना पड़ेगा। जितना हो चुका है उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हो रहा है तो रोकना पड़ेगा। तो स्टमक टू वॉमिट कर दे ताकि एक्सेसिव अमाउंट में और वो केमिकल सब्सटेंस बॉडी में ना आ पाए। दैट इज योर फर्स्ट स्टिमुलेशन। दूसरी स्टिमुलेशन है लोकल इरिटेशन ऑफ द जीआईटी। लेक्चर होने के बाद ये करके देख लेना। 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना, उसमें 4 चम्मच नमक डालना और उसका आधा ग्लास पी लेना। आधे घंटे 15-20 मिनट बाद आपको उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टमक में जैसे ही सोडियम क्लोराइड एंटर करता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, वो आपको वॉमिटिंग की फीलिंग को जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि वो स्टमक को इरिटेट कर देता है और स्टमक इसको ज्यादा देर तक बेयर नहीं कर सकता, तो वो उसे वो एक्सक्रीट करने लगता है। देन कम्स वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत लोग बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी। बस से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी बंद गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी वॉमिटिंग की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है, आप आंखों से कुछ और देख रहे हो, आपकी बॉडी कुछ और फील कर रही है। क्यों? जब भी रास्ता ऊपर नीचे होता है तो आपकी बॉडी, आपकी आंखें तो उसे स्ट्रेट देख रही है, लेकिन बॉडी को ऊपर नीचे फील हो रहा है। तो ब्रेन को क्या लगता है, हम देख तो सही रहे हैं लेकिन बॉडी का फीलिंग जो है ऊपर नीचे वो क्यों हो रहा है। मतलब बॉडी में कुछ तो ऐसा आया है जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कि हमने पॉइजन खाया है या ये हमारा भ्रम है। तो बॉडी क्या करती है, इमिडिएटली वॉमिटिंग की प्रोसीजर स्टार्ट करती है ताकि पेट में अगर कुछ है पॉइजनस तो उसे हम बाहर फेंक सकें। दैट इज कॉल्ड एज योर वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन। तो कुछ बच्चों के साथ ये होता है, कुछ बच्चों के साथ ये नहीं होता है। ये सारे आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये मुझे भी प्रॉब्लम है। मतलब जो हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है कि पहली बार अगर हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं या किसी बंद गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम हमें वॉमिटिंग होती है तो वो हमारा परमानेंट एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसमें बैठूंगा तो मुझे वॉमिटिंग होगी ही होगी। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे रीजन है पहला एक्सपीरियंस, कि पहला एक्सपीरियंस में आप बस में जब बैठे थे तब अपना ध्यान किसी और जगह पे था, या आपका ध्यान सिर्फ जहाँ पे जा रहे हो आजू बाजू वाला एनवायरनमेंट देख रहे हो, या मुझे कुछ होगा क्या इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो पहला एक्सपेरिमेंट आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। तो अगर आपने ये ठान लिया कि मैं बस में बैठूंगा तो मुझे उल्टी होगी, तो आप कुछ भी कर लो आपको उल्टी होगी, होनी ही होनी है। लेकिन कुछ ऐसा हो तो, मान लो आयरन मैन मूवी तो सबने देखी होगी, कुछ मार्वल के फैन भी रहेंगे। ऐसी कुछ मूवी आ जाए कि जिसमें आयरन मैन की एंट्री होने वाली है और आपको वो मूवी देखनी है लेकिन आपको ट्रैवलिंग भी करना है, तो आपको मूवी मोबाइल में डाउनलोड करके दे दी मैंने और बोला चलो ट्रैवलिंग करते वक्त देखो। अभी क्या होगा, अगर भले ही आपको कितनी भी उल्टी आती हो, जैसी वो मूवी स्टार्ट होगी आपका उस मूवी के साथ कनेक्शन है। तो आप क्या करोगे, उस मूवी में इस तरह से एंगेज हो जाओगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके बॉडी के साथ हो क्या रहा है। तो बॉडी, ब्रेन ये भूल जाएगी कि बॉडी का पोस्चर ऊपर नीचे हो रहा है या आजू बाजू में जो देख रहे हैं वो ऊपर नीचे हो रहा है या सीधा है। तो हमारी बॉडी क्या सोचेगी उस वक्त, कुछ नहीं एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बाकी की चीजों को इग्नोर कर दो। दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन, कि आपके बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है एग्जैक्टली। देन साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज, ओके, तो अपन बोलत होतो की हमारी बॉडी की हमारा साइकोलॉजिकल रीजन कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी आप में से कुछ बच्चों को ऐसी भी प्रॉब्लम होगी जिसको बस में उल्टी नहीं आती है, बस में वॉमिटिंग नहीं होती है, लेकिन आजू बाजू में अगर किसने वॉमिटिंग की एक्टिविटी की तो आपको वॉमिटिंग होगी। दैट इज योर साइकोलॉजिकल कॉज। या आप किसी ऐसे जगह पे खड़े हो जिसके आजू बाजू में बहुत कचरा है और बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, तो उसमें भी वॉमिटिंग होने के चांसेस है।
तो वहां पे आपका साइकोलॉजिकल कॉज रिस्पॉन्सिबल है कि आपका दिमाग वहां पे क्या सोच रहा है। अभी वहां पे क्या होगा कि आपके बॉडी में कुछ पॉइजनस नहीं है, लेकिन उसका स्मेल इतना गंदा है कि आपने इमीडिएटली ब्रेन को मैसेज दे दिया ये बहुत गंदी चीज है यार। ब्रेन ने क्या कंसिडर किया, कुछ गंदी चीज महसूस हो रही है तो ये बॉडी के अंदर है या बॉडी के बाहर है। तो अगर बॉडी के बाहर है तो ठीक है, लेकिन अंदर होगी तो क्या करना पड़ेगा, तो उसे वॉमिट करना पड़ेगा। तो बॉडी क्या करेगी, वहां पे वॉमिटिंग करेगी, वो नहीं सोचेगी कि वो चीज बाहर थी या अंदर थी। तो ये होता है साइकोलॉजिकल कॉज वॉमिटिंग के पीछे। तो अगर आपको वॉमिटिंग रोकनी है तो आप क्या करोगे, कुछ ड्रग्स को कंज्यूम करोगे। जैसे कि सॉरी, वॉमिटिंग को प्रमोट करना है तो क्या करोगे, अपोमॉर्फिन एक ड्रग है मॉर्फिन कैटेगरी का, तो आप यूज कर सकते हो। देन आइपेकैक सिफेलिस आइपेकैकिना बिलोंगिंग टू फैमिली रूबियासिएई, जिसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है साइकोट्रिन सिफेलिन एंड साइकोट्रिन सिफेलिन, यस दो ही मुझे अभी याद आ रहा है। फाइन। तीसरा है मस्टर्ड, देन इसको मोहरी कहते हैं जनरली, एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपके आजू बाजू में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि किसी ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया है, सिंपली सॉल्ट वाटर बना लो, उसको पिला दो, 2 मिनट में जितना भी पेट में है सब बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका मीनिंग नहीं ये नहीं कि उसमें घर घर में बैठे बिठा के रखोगे, उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में कुछ ना कुछ जाएगा तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा। सो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम एमएसएस को इंड्यूस करने के लिए दे सकते हैं। सो इसका यूज कहाँ पे करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी के लिए, अगर कुछ आपको स्टमक में से या आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से एक्सपेल करना है बाहर तो यूज कर सकते हैं। या किसी पर्सन ने पॉइजन कंज्यूम किया है तो पेट को साफ करने के लिए इन ड्रग्स को हम यूज करते हैं। तो वॉमिटिंग को कॉज करने वाले ड्रग हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, लेकिन वॉमिटिंग को रोकने वाले ड्रग हम ज्यादा यूज करते हैं। The drugs which stops the process of the vomiting are called as anti-emetic drugs। तो वो कौन से ड्रग्स है, सिंपल तीन ही ड्रग्स है, मेटाक्लोप्रोमाइड, प्रोमिथाजिन एंड डोमपेराडोन। आपके सिलेबस में ये तीन ड्रग है, केडी त्रिपाठी देखोगे तो इसमें 15 या 20 ड्रग्स है, तो ये तीन ड्रग्स आप याद रखो। यूजेस क्या है, इन वॉमिटिंग ड्यू टू पॉइजनिंग, अगर पॉइजनिंग की वजह से ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, पॉइजन तो बाहर निकल गया लेकिन उसे रोकना है, अभी बहुत हो गया पॉइजन बाहर निकल गया, लेकिन उस पर्सन को खाना पीना तो देना पड़ेगा ना। खाना पीना नहीं खाएगा तो उसकी बॉडी फिर से रिकवर कैसे होगी। तो एक्सेसिव वॉमिटिंग रोकने के लिए आप एंटी एमेटिक दे सकते हो। या मोशन सिकनेस, बस में जो प्रॉब्लम होती है ना उसे बोलते हैं मोशन सिकनेस। देन टू प्रिवेंट द वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं या कॉमनली वो होता ही है, बॉडी का रिस्पॉन्स है। देन प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, अगर भी प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन मतलब व्हाट आप सबको पता ही है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उसके साथ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, हेडेक, नॉशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया, ये कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स है। तो किसी पर्सन को अगर हम एनास्थीसिया देने वाले हैं तो उस केस में अगर उसको वॉमिटिंग होता है तो क्या होगा, पेशेंट बीच में ही ऑपरेशन के बीच में वॉमिटिंग करने लगेगा, वो अच्छी बात तो नहीं है ना। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में एंटी एमेटिक हम देंगे ताकि जब वो पर्सन सो जाएगा एनेस्थेटिक इंजेक्ट करने के बाद तब वो उल्टी ना करे। सो these are the some cases for the classification of the anti emetic drugs। तो यहाँ पे आपका एंटासिस, एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स एंड होता है। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस करेगा